नमस्ते दोस्तों। तो हम इस क्लास में लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चन के सेट से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आने वाली ग्रुप डी की एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होंगे। तो आज की क्लास में हम 10 से 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि ग्रुप डी की लास्ट टाइम हुई एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन सेट है, जो कि एक सिंगल शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक टंकी को भरने के लिए दो पाइप एम और पाइप एन है। तो पाइप एम अकेले खाली टंकी की क्षमता का 2/3 24 घंटे में भर सकता है। पाइप एन अकेले खाली टंकी की क्षमता का 5/6 60 घंटे में भर सकता है। तो दोनों पाइप पूरी क्षमता से क्या क्या कर रहे हैं, भरेंगे। तो उस टंकी को कितने समय में भरेंगे, यह हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है कि पाइप एम क्या करता है, उस टंकी की क्षमता का 2/3 भाग 24 घंटे में। तो पूरा भाग कितने घंटे में भरेगा, ये सबसे पहले हमें निकालना लेना होगा। तो ये 24 जो है ये ऊपर के अनुपात की वैल्यू है, यानी कि 2 अनुपात की वैल्यू 24 है। तो 1 अनुपात की वैल्यू सिंपली हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगी कितनी, 12 निकल जाएगी। तो हम 3 अनुपात की यानी कि कुल टंकी की क्षमता को भरने के लिए लगने वाला समय निकाल सकते हैं। 3 अनुपात है तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, कितनी, 12 दूनी 24, 12 36 निकल के आ जाएगी, यानी 36 आवर इसको लगेंगे, एम को लगेंगे उस टंकी को पूरा भरने के लिए। और इसकी पूरी क्षमता निकालना है तो ये 5 रेशो की वैल्यू कितनी है, 60 है। तो 1 रेशो की वैल्यू हम सिंपली 60 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो निकल के आ जाएगी कितनी, 12 निकल के आएगी। अब 12 हो गई 1 रेशो की, तो 6 रेशो की, यानी कि कुल टंकी की क्षमता 6 रेशो की है। तो 6 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 72 निकल के आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो यानी कि 72 आवर्स किसकी निकल के आ गई, एन की क्षमता, समय निकल के आ गया कि 72 आवर्स में एन उस टंकी को पूरा भर देगा। तो ये हो गया एम और ये हो गया एन, इन दोनों को हमें लिख लेना है और इन्हें लगने वाला समय यहाँ हम लिख लेंगे। तो इसे लगेगा 36 घंटे और इसे लगेगा 72 घंटे। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल के हम इसकी क्षमता, अनुमानित क्षमता निकाल लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 72 आएगा। अब 72 को 72 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आएगा और इसे यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। यानी कि ये प्रति आवर्स में 2 लीटर भरता है और ये प्रति आवर्स में 1 लीटर भरता है। इस तरह हम इनकी क्षमता निकाल सकते हैं। और ये टोटल क्षमता हो गई जो टंकी में हमें भरना है पानी। तो बस अब इन दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, यानी कि एक साथ उस टंकी को भरते हैं। तो कैसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 लीटर ये प्रति आवर्स में भरेंगे दोनों मिलकर। और भरने कितने हैं, 72 लीटर्स भरने हैं। तो 3 से इसे डिवाइड कर देंगे। जब हम 3 से इसे काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में और फिर 4 बार में चला जाएगा, यानी कि 24 घंटे निकल कर आ जाएगा। एम और एन दोनों मिलकर उस टंकी को कितने समय में पूरा भर सकते हैं, 24 घंटे में भर सकते हैं, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 बराबर हो जाएगा। कुछ इस तरह से इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना होता है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कोण ए और कोण बी एक रेखीय युग्मक है। यदि a-2b बराबर 30 डिग्री होता है तब a और b का मान क्रमशः क्या है, ये हमें बताना है। तो इसे हम ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सॉल्व कर कर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे तो देख लेते हैं। देखो, रेखीय युग्मक यानी यह एक लाइन है, इस पर बने कुछ इस तरह से हम अगर खींच देते हैं तो ये एक कोण हो जाएगा और ये दूसरा, यानी कि इसे हम a तो इसे हम b समझ सकते हैं। तो इस तरह तो हम इन दोनों के बीच का योग कितना होगा, जब a एक लाइन पे है तो इनका योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि a प्लस b कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि ये रेखीय युग्मक होने की वजह से। और हमें दूसरा इक्वेशन, ये तो हमारा पहला हो गया, और दूसरा इक्वेशन हमें क्या दिया है, हमें दिया है a-2b बराबर 30 डिग्री दिया है और ये 180 डिग्री दिया है। अब ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। देखो, हमें क्या कर देना है, इस पहले इक्वेशन से ये दूसरे इक्वेशन को हमें घटा देना है। तो यहाँ हम माइनस कर देंगे, यहाँ भी माइनस कर देंगे और यहाँ भी माइनस कर देंगे। तो इस तरह हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो, यहाँ माइनस का a और ये प्लस का a आपस में कट जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। और यहाँ माइनस दिया हमने और ये पहले से माइनस था, तो माइनस माइनस ये क्या प्लस में बदल जाएगा, इसलिए 1b और 2b कितना, 3b हो जाएगा। और ये 180 में से हम अगर 30 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 150 आ जाएगा डिग्री। अब बात करेंगे, ये यहाँ पर 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा। अब 3 से हम अगर 150 को काटते हैं तो कितने बार में चला जाएगा, ये
कुछ 50 डिग्री आ जाएगा। एक इसकी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू, बी की वैल्यू अगर 50 हो तो ए की वैल्यू कितनी होगी? ए की वैल्यू सिंपली हमें क्या करना है, 180 से 50 को घटा देना है। 50 को हम 180 से घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 130 मिलेगा, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 130 डिग्री आ जाएगी। इस तरह हमें जिस ऑप्शन में 130 और 50 मिलेगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका बराबर ऑप्शन हो जाएगा। कुछ इस तरह से इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना होता है। चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इस सेट का। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक आदमी एक स्थान P से चलकर शुरू करता है और स्थान Q पर 7 घंटे में पहुंच जाता है, तो वह 1/4 दूरी 10 किमी प्रति घंटा से तय करता है और शेष दूरी 12 किमी प्रति घंटा से तय करता है। तो P और Q के बीच का हमें क्या बताना है, अंतर कितना होगा यह बताना है। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम एजम्पशन लेकर सॉल्व करेंगे। तो हमें पहले फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो हमारा पहला क्या है, तो कुल दूरी का 1/4 क्या 10 किमी प्रति घंटा से है वो चलता है, यह दिया है। तो हम 4 जो बटे में है उसे कुल दूरी समझ लेंगे और इसने तय की हुई दूरी क्या होगी, जो 10 किलोमीटर प्रति आवर से तय की गई दूरी क्या होगी, 1 होगी। तो 4 हम सिंपली ना समझते हुए इसे 4D समझ लेंगे। तो 4D अगर कुल दूरी होती है तो ये पहले 10 किमी प्रति घंटा से तय करने वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 1D हो जाएगी। और फिर बची हुई दूरी कितनी होगी, 4D में से 1D को माइनस कर देंगे तो 3D हो जाएगी। ये वाली 12 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की गई दूरी हो जाएगी। अब हम यहाँ से समय निकाल सकते हैं दूरी को 4 से डिवाइड कर, यानी कि 1D किसने की थी, कौन से स्पीड से की थी, 10 किलोमीटर प्रति आवर से की थी, प्लस और 3D जो स्पीड तय की थी वो 12 किलोमीटर प्रति आवर से तय की थी। इस तरह इसका समय और इसका समय निकल गया और दोनों को मिलाकर कितना समय लगा था, 7 घंटे का लगा था। बस अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस फ्रैक्शन को, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। और 60 कब आता है, जब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसलिए 6D हो जाएगा। और यहाँ 60 कब आता है, यानी कि हर को हम कब समान कर सकते हैं, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब। तो यहाँ भी 5 से करेंगे तो 15D हो जाएगा। इस तरह ये कुछ सॉल्व होगा और फिर ये डिवाइड में है तो ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर अगर हम इसे भेजते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 15D और 6D है तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21D हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 60 हो जाएगा। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 21 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। अब हम सॉल्व कर लेंगे, D का आंसर निकल के आ जाएगा। 7 से हम इसे काटेंगे तो 3 बार में चला जाएगा, 3 से हम 60 को काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा, तो 20 आ जाएगा। D की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। लेकिन कुल दूरी कितनी है, 4D है। तो 4D कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे 20 को। 20 को हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इस तरह कुल दूरी यानी किलोमीटर में कितनी आ जाएगी, 80 किलोमीटर की आ जाएगी। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल जाएगा। 80 किमी कुल दूरी हो जाएगी P और Q के बीच की। कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें हमें ये लंबा सा इक्वेशन दिया हुआ है और हमें cot x की वैल्यू पूछी गई है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक साइड में वैल्यू और दूसरे साइड में ये सिंबल रखने हैं। तो हमें ये cos x को खत्म करना होगा। तो इसे कैसे खत्म करेंगे, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, लेकिन ये डिवाइड में जाएगा, लेकिन ये प्लस में होने की वजह से 2 वैल्यू, तो इसको भी डिवाइड में जाएगा और इसको भी डिवाइड में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, sin x, और डिवाइड में आने की वजह से cos x हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, cos x, और ये डिवाइड में आने की वजह से cos x हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब देखो cos x को cos x से अगर हम डिवाइड करते हैं, यानी कि 2 को 2 से डिवाइड करते हैं, 3 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आएगा, 1 आएगा, और ये √3 हो जाएगा। और ये दूसरी बात, sin और cos आपस में डिवाइड है। अगर आपने टेबल कभी लर्न करने की कोशिश की होगी या तो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल देखा होगा, तो आपको जो भी सर पढ़ाते होंगे तो वो क्या बताते हैं, देखो हम अगर साइन की वैल्यू याद कर ले तो पूरा टेबल याद कर सकते हैं। कैसे, साइन की वैल्यू से cos की निकाल सकते हैं, और cos की वैल्यू, साइन और cos की वैल्यू से tan की कैसे निकालते हैं, साइन और cos को डिवाइड कर, साइन की वैल्यू को cos से डिवाइड कर। तो ये साइन की वैल्यू को cos से डिवाइड है, तो यानी कि यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं, वही tan की वैल्यू निकल के आती है। अब देखो यहाँ प्लस में 1 है तो हमें वैल्यू एक तरफ करनी है, तो इसे हम क्या कर देंगे, -1 कर देंगे इधर ले जाकर। तो ये प्लस का 1 इधर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखो हमें tan x की वैल्यू मिल गई,
अब 10x की वैल्यू मिल गई तो हम cot x की वैल्यू आसानी से बता सकते हैं। कैसे? 10x की वैल्यू का उल्टा क्या होती है? cot x की वैल्यू होती है। तो अब हम इसका उल्टा करेंगे तो इसके हर में क्या है? 1 है, समझ लेंगे। तो इसे उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/10x हो जाएगा। तो अब हमने इसे उल्टा किया तो इस वैल्यू को भी उल्टा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 बाय क्या हो जाएगा? √3 - 1 हो जाएगा। अब यही क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी cot x हो जाएगी, ये वाली वैल्यू। तो अब ये वैल्यू cot x की आ गई, लेकिन अंडर रूट में हम हर में कभी भी किसी वैल्यू को नहीं रखते, तो उसे हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है? परिमेयीकरण करना होता है। तो ये √3 + 1 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमने नीचे में किया तो ऊपर में भी उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 अंडर रूट से और 1 से, यानी कि इस ब्रैकेट से हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, फिर अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखो a - b और दूसरे ब्रैकेट में a + b हो तो क्या हो जाता है? यानी √3 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1 का हो जाएगा स्क्वायर, ये नीचे की वैल्यू। तो ये स्क्वायर होने की वजह से अंडर रूट हट जाएगा और ये कुछ इस तरह से 3 हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 हो जाएगा, और ये ऊपर मल्टीप्लाई होने की वजह से √3 ये +1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये बदलेगा नहीं। अब देखो 3 में से अगर हम 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो ये कुछ इस तरह से cot x की वैल्यू क्या आएगी? √3 + 1 आ जाएगी और डिवाइड बाय क्या आएगी? 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगी। तो कुछ इस तरह से ये cot x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना होता है। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 6 माही संयोजित हो तो किसी राशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करने पर 1 वर्ष बाद परिपक्व राशि 13,230 प्राप्त होती है। तो हमें क्या करना है? निवेश की गई राशि क्या है, हमें बतानी है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें 6 माही कहा गया है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट क्या होगा ये पहले निकाल लेंगे। तो देखो 1 साल का 10% है तो 6 महीने का कितना होगा? 5% होगा, क्योंकि आधे साल का लग रहा है तो आधा इसका भी हम आधा कर देंगे 2 से डिवाइड करके, तो 5% निकल के आ जाएगा। तो 6 महीने का लग रहा है 5%, और 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज हमें चार्ज करना है तो 6 महीने में 2 बार चार्ज होगा 1 साल के लिए। तो हमें ये निकल के आ गया। तो हमें क्या करना है? सिंपली इस राशि को लिख लेना है जो कि हमें दी है, और हमें निवेश की गई राशि निकालनी है। तो अगर हमारे पास 100% राशि होती तो उस पर अगर हम 5% चार्ज करते तो वो कितनी हो जाती? 105 हो जाती। तो हमें क्या करना है? 105 से हमें डिवाइड कर देना है और 100% निकाल लेनी है। लेकिन हमें 6 महीने में हमने चार्ज किया हो, 1 साल का हमें निकालना है ना। 1 साल में कितने बार ऐसा होगा? 2 बार होगा, तो हमें 2 बार कर देना है। तो क्या करना है आपको? सिर्फ 100 में उस परसेंट को मिला देना है जो हमारा यहाँ पर निकला है, और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, और डिवाइड कर देना है जो हमें 100 में मिलाने के बाद प्राप्त हुई 105 से। तो 105 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 105 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। ये उतने बार ही करना है जितने बार हमें कहा गया है। तो 1 साल का कहा गया है और 6 महीने का चार्ज कर रहे हैं तो 2 बार होता है, इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो यहाँ से काटेंगे 5 से तो ये 20 आ जाएगा, और ये 21 आ जाएगा, यहाँ भी 21 और ये आ जाएगा 20। अब देखो 21 से हम इसे काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? ये 6 बार में जाएगा और ये 3 बार में जाएगा। अब इस 21 से हम इसे काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? ये 3 बार में जाएगा। 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 आ जाएगा, और ये 1 0 यहाँ पर पुट हो जाएगा, और यहाँ पर जो बचा हुआ 0 था जो यहाँ पर कुछ यहाँ पर आया था तो वो 3 0 हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 12,000 निकल के आ जाएगा, यानी कि निवेश की गई राशि कितनी होगी? 12,000 होगी। कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना होता है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक व्यक्ति से किसी संख्या में 21 का गुना करने को कहा गया, लेकिन उसने 12 से गुना कर दिया, जिससे कि परिणाम सही मान से 198 कम आया। संख्या ज्ञात करें। तो देखो इसमें क्या किया है? उसने गलती की है। उसे कहा गया था 21 से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, उसने किया 12 से मल्टीप्लिकेशन, और कम कितनी आ गई? फिर संख्या 198 आ गई। तो आपको क्या करना है? सिंपली क्या करना है? अगर उस संख्या को हम x समझ लेते हैं तो उसे करना किससे था? 21 से करना था x का मल्टीप्लिकेशन, लेकिन उसने किया किससे? 12 × x कर दिया उसने, और इसका डिफरेंट कितना आया? 198 आया। इन दोनों के बीच का अंतर कुछ इस तरह से हमें लिख लेना है और फिर इसे सॉल्व कर लेना है। देखो 21 में से 12 को अगर हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? ये 9x आ जाएगा। 9x की वैल्यू कितनी है? 198 है। अब ये 9 मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। 9 से हम इसे काटेंगे तो 9 दूनी 18 और दूनी यानी कि 22 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22 आ जाएगी। अब हमें उसने पूछा क्या है?
में उसने पूछा संख्या ही है, यानी कि यही पूछा है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 22 हो जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बराबर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें क्या दिया है, 14 सेमी, 48 सेमी और 50 सेमी लंबी भुजाओं वाले एक त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यानी कि एक त्रिकोण है, उसके अंदर एक वृत्त बन रहा है, तो उसकी त्रिज्या हमें बतानी है। तो देखो, इसे हमें सबसे पहले देखना होगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है। तो अगर आपको ट्रिपलेट अगर याद हो तो इस ट्रिपलेट के हिसाब से ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, क्योंकि अगर आप इसे डबल कर देते हो इन सबको, तो ये क्या बनेगा, 14 और ये 48 और ये 50 बनेगा, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल ये कुछ इस तरह से बनने के बाद इसमें यहाँ पर एक वृत्त है बोलते हैं अंदर के में, और इसकी हमें यहाँ पर त्रिज्या बतानी है। तो इसकी त्रिज्या कैसे निकलती है, हमें क्या करना होता है, ये दो भुजाएं हैं, इन दो भुजाओं का योग कर देना होता है और उसमें से ये कर्ण को घटा देना होता है, यानी कि लंब प्लस आधार माइनस कर्ण, और फिर उसे 2 से डिवाइड कर देना होता है। हमें यहाँ पर त्रिज्या मिल जाती है इसके अंदर के वृत्त की। तो फिर हम इसमें हमें क्या दिया है, 14 दी है एक भुजा और एक 48 दी है, और कर्ण हमेशा क्या होता है, दोनों भुजाओं से बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा जो नंबर्स है उसे हम कर्ण पकड़ लेंगे, तो 50 इसमें से हम घटा देंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो इसे हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 12 2 हासिल का 1 और 62 हो जाएगा। इसमें से हम 50 को अगर घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 12 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, यानी कि 6 आ जाएगा। तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी निकल के आ जाएगी, 6 निकल के आ जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना होता है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, एक त्रिकोण PQR में PS आधार QR की ऊंचाई है, भुजा PQ 52 है, भुजा QR 56 और भुजा PR 60 है। तो PS ऊंचाई कितनी है हमें बताना है, यानी कि हमें P और S की ऊंचाई बतानी है कि कितनी है, और एक कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। तो हम अगर त्रिकोण का एरिया निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बी इंटू एच होता है। बी यानी बेस यानी कि आधार, जो कि हमें 56 दिया हुआ है, एच हमें दिया हुआ नहीं है। लेकिन जब हमारे पास एच ना हो तब हम एरिया कैसे निकालते हैं, कुछ इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो इस फॉर्मूले से निकालने के लिए हमें इसमें एस की जरूरत होती है। और एस कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कर कर। ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाती है, इस त्रिकोण की पूरी तीनों भुजाएं हो जाती है। तो इसे हम ए, इसे हम बी और इसे हम सी समझ लेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो एस निकालेंगे, इन तीनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करकर, तो 52 प्लस 56 प्लस 60 करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। इन सबको जोड़ेंगे तो 5 10 और 60 68, यानी कि 168 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। तो इसका अगर आधा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। अब देखो इस फॉर्मूले में इन्हें हमें पुट करना है, तो ये फॉर्मूले में हम इन्हें पुट करेंगे तो पहले लिखेंगे 84 और सेकंड ब्रैकेट में s से a माइनस है, यानी कि 84 से 52 माइनस है। तो 52 को हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, यानी कि 32 आ जाएगा। ये हो गया पहला। फिर हम घटाएंगे b को, तो b को हम घटाएंगे तो b कितना है, 56। 56 को हम अगर घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 और ये कुछ 28 आ जाएगा। तो सेकंड 28 आ जाएगा। और थर्ड हम घटाएंगे 60 को, अगर हम 84 से 60 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो थर्ड 24 आ जाएगा। बस अब इसे हमें क्या करना है, अंडर रूट से बाहर निकालना है इन वैल्यूज को। तो कैसे निकालेंगे, हम इन्हें कुछ वैल्यूज में तोड़ देंगे, जैसे कि 14 मल्टीप्लाई 6 अगर करते हैं तो 84 आ जाएगा, और 16 मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 2 करेंगे तो 32 आ जाएगा, और 14 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 28 आ जाएगा, और 12 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब इन्हें हम अंडर रूट से आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ 14 और यहाँ 14 हो गया, तो 14 बाहर निकल जाएगा 2 अंडर रूट के अंदर होने की वजह से, 2 वैल्यू होने की वजह से। 2 और 2 यहाँ पर है तो 2 बाहर निकल जाएगा। और फिर बात करेंगे यहाँ पर क्या है, और ये 16 है तो 16 किसका, 4 का स्क्वायर होता है, इसलिए 4 बाहर निकल जाएगा। और फिर बात करेंगे यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, और ये एक और 12 है, तो इस तरह ये भी बाहर निकल जाएगा, कितना, 12 निकल जाएगा। इस तरह हमारा एरिया निकल के आ जाएगा, जो कि हमें कैलकुलेशन इसे पूरा नहीं करना है क्योंकि हम यहाँ पुट कर देंगे इसे। तो हमारा एरिया क्या निकल के आएगा, 14 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 12 निकल के आ जाएगा। अब इसे हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 2 12 और कितना है, 4 है,
तो ये हो गया। ये थोड़ी सी वैल्यू आगे पीछे होगी, लेकिन ये चारों वैल्यू यहाँ पर हमें पुट कर देनी है। तो 1/2 इंटू बेस हमारे पास कितना है 56 इंटू एच हो जाएगा। बस अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चली जाएगी 56, और ये वैल्यू डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में चली जाएगी। अब इसे हमें सॉल्व कर लेना है। तो हम जब 14 से इसे काटेंगे तो 14 से 4 बार में चला जाएगा और ये 4 और 4 कट जाएगा। अब बची क्या, ये 2 और ये 12। 2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 का मल्टीप्लिकेशन 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। इस तरह हमारी एच हाइट कितनी निकल के आ जाएगी, उस त्रिकोण की हाइट 48 यानी 48 निकल के आ जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकल के आ जाएगा 48 निकल के आ जाएगा। कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना होता है। तो चलिए फिर हम आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं इस सीरीज में। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इसमें हमें क्या बताना है, सबसे छोटा भिन्न बताना है। तो छोटा भिन्न कैसे बताएंगे, देखो जिसके अंश की वैल्यू हर से बड़ी हो वो तो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसके अंश की वैल्यू क्या है, हर से बड़ी है, तो ये 1 से ऊपर आ जाएगा। तो ये तो सबसे बड़ा हो गया, तो ये छोटा नहीं हो सकता। अब इन सब में हमें कंपेयर कर लेना है। और अब बात करें, अगर हमारे पास अंश की वैल्यू कॉमन हो तो जिसका हर छोटा होता है वो बड़ी होती है, और जिसका हर बड़ा होता है वो छोटी होती है। तो यानी कि ये बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो बचेगी क्या, ये छोटी वैल्यू होगी। अब बात कर लेंगे इन दोनों में, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लेंगे। 5 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 8 और 3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो इसमें बड़ा कौन सा होगा, ये 25 बड़ा होगा। हमें छोटा बताना है तो ये 24 छोटा हो जाएगा। तो अंश वाली वैल्यू से जिसमें मल्टीप्लिकेशन किया था उसे कंपेयर करना है, तो ये सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 3/5 सबसे छोटी हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिलेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बराबर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना होता है। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन थे जो कि बेस्ट क्वेश्चन थे 1 शिफ्ट के, जो कि ग्रुप डी में लास्ट टाइम 2018 में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में आपको हेल्पफुल जरूर होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं हम अगले सेट के साथ। धन्यवाद।